शुरू करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 का एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक रशियन लैब दिखाई जाती है जहां पर एक रशियन कमांडर साइंटिस्ट की मदद से उल्टी दुनिया का दरवाजा फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दरवाजा खोलना इतना आसान नहीं था। साइंटिस्ट ये दरवाजा खोल नहीं पाता और वो रशियन कमांडर उस साइंटिस्ट को मार देता है और दूसरे साइंटिस्ट को 1 साल का वक्त देता है कि 1 साल के अंदर वो उल्टी दुनिया का दरवाजा खोल दे, वरना उसका भी अंजाम यही होगा जो दूसरे साइंटिस्ट का हुआ था। ये दरवाजा खुलेगा या नहीं ये तो हमें आगे की वीडियो में पता चलेगा। कहानी आगे बढ़ती है। 1 साल बीत चुके हैं और मूवी का अगला सीन हमें होप के घर में लेके जाता है। होप जो कि बहुत परेशान है क्योंकि वो देख रहा है कि उसकी बेटी एल और माइक की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। वो इस बात से परेशान है कि वो दोनों इतने करीब क्यों आ रहे हैं, लेकिन होप की इस परेशानी से एल या माइक को क्या फर्क पड़ता था। वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। होप के घर से निकल के माइक अपने दोस्तों के पास हॉकिंस में बने हुए एक नए मॉल स्टार कट में जाता है। हॉकिंस में ये नया मॉल काफी आलीशान बना है और इसे देखने के लिए हॉकिंस के सारे लोग आते हैं। माइक अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तो लूकस उसे ताना मारता है कि तुम तो अब सारा टाइम 11 के साथ बिताते हो, हमारे लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। लेकिन माइक अपने दोस्त लूकस को समझा देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसे 11 को टाइम देना ही पड़ेगा। उस मॉल में एक आइसक्रीम पार्लर में स्टीव भी काम करता है। स्टीव की मदद से माइक और उसके दोस्त थिएटर में पहुंच जाते हैं। वो मूवी देख रहे, सब कुछ बहुत सही है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये सही बहुत जल्दी खत्म होगा। अचानक लाइट ऑफ हो जाती है, सिर्फ उस मॉल की नहीं बल्कि पूरे हॉकिंस शहर की। लेकिन इस शहर में एक जगह ऐसी भी है, एक पुरानी सी फैक्ट्री जहाँ पर लाइट ऑफ तो जरूर हुई है लेकिन वहाँ पर कुछ हलचल हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई साया फिर से जिंदा हो रहा है और आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, ये साया और कोई नहीं बल्कि माइंड फ्लेयर है। माइंड फ्लेयर एक बार फिर से जिंदा हो चुका है और इसका एहसास विल को भी हो जाता है। कुछ देर के बाद लाइट आ जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी मौत और उनकी आफत माइंड फ्लेयर अब वापस आ चुका है। अगली सुबह कहानी हमें नैन्सी और जोनाथन के पास लेके जाती है। वो दोनों अब एक साथ है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों एक न्यूज़पेपर में एक साथ काम करते हैं। न्यूज़पेपर वाले जोनाथन को तो बहुत पसंद करते हैं लेकिन वो नैन्सी को पसंद नहीं करते। वो नहीं सोचते कि नैन्सी एक काबिल राइटर बन सकती है और ये बात नैन्सी को बहुत परेशान करती है। जहाँ पर एक तरफ नैन्सी और जोनाथन अपने ऑफिस जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 1 महीने के समर कैंप के बाद डस्टिन अब हॉकिंस शहर में वापस लौट रहा था। वो अपने दोस्तों से रेडियो के जरिए बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा। डस्टिन बहुत नाराज है कि वो 1 महीने के बाद शहर में लौटा है और किसी को उसकी कदर तक नहीं। डस्टिन अपने घर पहुंचता है लेकिन तब वो ये दिखता है कि खिलौने अचानक उसके तरफ आ रहे हैं और वो खिलौने उसे कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब और कोई नहीं बल्कि एल कर रही थी। एल और डस्टिन के सारे दोस्त उसे सरप्राइज देने के लिए उसके घर में आए थे, लेकिन जैसे ही वो उसे सरप्राइज देने की कोशिश करते हैं डस्टिन लूकस के ऊपर पेपर स्प्रे छिड़क देता है। जहाँ पर एक तरफ डस्टिन और उसके दोस्त एक साथ आ चुके थे, वहीं पर दूसरी तरफ हॉकिंस के एक पूल में अब बिल्ली काम करता था। बिल्ली वहाँ लाइफ गार्ड का काम करता था और उसे देखने के लिए वहाँ की सारी लड़कियां और औरत आती थी। वहाँ पर माइक की माँ भी है जो कि बिल्ली को पसंद करती है। बिल्ली माइक की माँ से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी और कैरेन मान जाती है। मूवी का अगला सीन हमें जॉसी के पास लेके जाता है। शहर में मॉल खुलने की वजह से जितनी भी छोटी मोटी दुकानें थी सब अब बंद होने के कगार पे आ चुकी है और जॉसी की भी हालत बहुत खराब है। तभी वहाँ पर होप आता है और होप जॉसी को ये कहता है कि वो परेशान हो चुका है। माइक उसकी बेटी के साथ दिन भर चिपका रहता है और उसे ये पसंद नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जॉसी होप को समझाती है कि तुम्हें उन दोनों से प्यार से बात करनी चाहिए, मैं तुम्हें एक स्पीच लिखने में मदद करती हूँ और उसके बाद तुम उन दोनों से बात करो। होप मान जाता है। जहाँ पर एक तरफ होप की मुसीबत थोड़ी बहुत कम हो गई थी, वहीं पर दूसरी तरफ नैन्सी की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। ऑफिस में उससे बस कॉफी मंगवाने का काम किया जाता था। ऑफिस के बॉस टॉम और उसका चमचा ब्रूस दोनों नैन्सी को पसंद नहीं करते थे और नैन्सी को ये बात बहुत बुरी लगती थी। ऑफिस में उसका मजाक बनाया जाता था, उससे बस सैंडविच और कॉफी मंगवाई जाती थी। नैन्सी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इन सब से दूर डस्टिन अपने दोस्तों को ये दिखा रहा था कि उसने समर कैंप में क्या क्या किया। वो अपने दोस्तों को एक टावर दिखाता है जो कि डस्टिन ने बनाया है। डस्टिन उन लोगों को एक रेडियो टावर दिखाता है जो कि उसने बनाया है और इसकी मदद से दूर दूर तक बात की जा सकती है। ये डस्टिन ने इसलिए बनाया है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड सूजी से बात कर सके। डस्टिन की कोई लड़की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, ये सुन के सब कुछ चौंक जाते हैं और अब उन्हें डस्टिन की गर्लफ्रेंड से बात करनी है। वो सब डस्टिन के साथ
एक ऊंची पहाड़ी में जा रहे ताकि वो टावर की मदद से डस्टिन की गर्लफ्रेंड से बात कर सके। जहाँ पर एक तरफ डस्टिन को गर्लफ्रेंड मिल चुकी थी, वहीं पर दूसरी तरफ स्टीव की हालत बहुत खराब थी। स्टीव का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो चुका था और कोई लड़की अब स्टीव को पसंद नहीं करती और स्टीव के साथ काम करने वाली लड़की रॉबिन स्टीव की इस हरकतों का मजाक उड़ाती है। स्टीव को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन परेशान बस स्टीव ही नहीं था बल्कि होप भी था। हमें दिखाया जाता है कि होप जॉसी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अपनी दिल की बात जॉसी को बता नहीं सकता। इन सब से दूर डस्टिन अपने दोस्तों को लेके ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रहा है, लेकिन तभी माइक डस्टिन को ये बताता है कि उसे और एल को वापस घर लौटना है। वो और एल वहां से चले जाते हैं और ये बात डस्टिन को बहुत अजीब लग रही है। लूकास उसे बताता है कि अब माइक ऐसा ही हो चुका है, वो दिन भर बस एल के साथ रहता है, वो अपने दोस्तों को भूल चुका है। ये सब सुन के डस्टिन को बहुत अजीब लग रहा है। वो अपने बाकी साथियों को कहता है कि चलो पहाड़ी के ऊपर। सब कोई पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन विल को फिर से माइंड फ्लेयर का एहसास होता है और विल का एहसास गलत नहीं था, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि चूहों का एक झुंड उसी फैक्ट्री में जहां पर माइंड फ्लेयर फिर से जिंदा हुआ है वहां पर जा रहा है। आखिर माइंड फ्लेयर इन चूहों के साथ चाहता क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को हमें आगे तक देखना पड़ेगा। जहां पर एक तरफ माइंड फ्लेयर अपना जाल बिछा चुका था, वहीं दूसरी तरफ डस्टिन अपने दोस्तों को लेके पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुका है। वो टावर को सेटअप करता है और सूजी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा। अब डस्टिन के दोस्तों को ये लग रहा है कि सूजी कोई है ही नहीं। डस्टिन उनसे झूठ कह रहा था। रात हो चुकी है और कहानी हमें जॉसी के घर में लेके जाती है। जॉसी जो अपने घर में अकेले है, लेकिन वो आज भी अपने बॉब को बहुत याद करती है। लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था कि शहर में फिर से आतंक मचने वाला है। जहाँ पर एक तरफ जॉसी परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ होप ये फैसला कर चुका है कि अब वो माइक और 11 से बात करेगा। वो माइक और 11 से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो बात नहीं कर पाता। वो उनसे झूठ कह देता है कि माइक की नानी बीमार है और माइक को इसी वक्त घर जाना पड़ेगा। माइक होप के साथ घर जाने के लिए निकलता है और तब होप उसे सच्चाई बताता है। वो उसे बताता है कि उसने उससे झूठ कहा और उसके बाद होप माइक को धमकी देता है कि माइक को होप की बात माननी पड़ेगी, वरना वो माइक को 11 से मिलने नहीं देगा। माइक को समझ आ चुका था कि उसके पास होप की बात मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। और इन सब से दूर डस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पर किसी का जवाब नहीं आ रहा। सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं और वो आखिरकार डस्टिन को वहां अकेला छोड़ के चले जाते हैं। डस्टिन अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर अचानक डस्टिन का रेडियो एक दूसरी फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। वो देखता है कि एक रशियन मैसेज कोड के रूप में कहीं भेजा जा रहा है। अब डस्टिन को इस बात पे शक हो रहा है कि ये कौन है जो कि एक रशियन मैसेज कहीं और भेज रहा है। कहानी हमें उस लैब की तरफ लेके जाती है जहां से ये रशियन मैसेज भेजा जा रहा है, और ये वही लैब है जहां पर उल्टी दुनिया के दरवाजों को फिर से खोलने की कोशिश की जा रही है। और शायद ये लोग अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो रहे हैं। जहां पर एक तरफ हॉकिंस फिर से खतरे में था, वहीं पर दूसरी तरफ माइक की माँ बिली से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसकी एक फैमिली है, उसका एक पति है और वो अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। वो ये फैसला करती है कि वो बिली से नहीं मिलेगी। इन सब से अनजान बिल्ली कैरन से मिलने के लिए उसके घर जा रहा है, लेकिन तभी अचानक उसकी गाड़ी से कोई चीज टकरा जाती है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो जब कार से बाहर निकलता है तो वो उसी फैक्ट्री के पास है जहां पर माइंड फ्लेयर फिर से जिंदा हुआ था। उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। वो साई का पीछा करते करते उस फैक्ट्री के अंदर जाता है और ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि माइंड फ्लेयर उसे खींच के फैक्ट्री के एक बेसमेंट में घसीटता हुआ ले जाता है। बिल्ली चिल्लाता है, लेकिन अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। क्या हुआ बिल्ली के साथ? क्या बिल्ली बचा और क्या चाहता है माइंड फ्लेयर? तो करते हैं एपिसोड 2 की शुरुआत। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें ये दिखाया गया कि बिल्ली किसी तरह से उस फैक्ट्री से बच के भाग रहा है जिस फैक्ट्री में उसे माइंड फ्लेयर खींच के ले गया था। बिल्ली ने अब माइंड फ्लेयर को देख लिया है। वो बहुत डरा हुआ है। वो अपनी कार लेके वहां से भागता है। वो एक टेलीफोन बूथ की तरफ जाता है, लेकिन इससे पहले वो किसी को कॉल कर पाता बिल्ली पहुंच जाता है उल्टी दुनिया में। बिल्ली को समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी दुनिया है। वो चिल्लाता है कि तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? कौन हो तुम लोग? बिल्ली को अपने सामने एक परछाई दिख रही है, कई सारे लोगों की परछाई, और उसके बाद बिल्ली के सामने
सामने उसी का रूप आता है। हमें तो ये समझ में आ चुका है कि माइंड फ्लेयर अब बिल्ली का रूप लेके बिल्ली के सामने आया है, लेकिन वो बिल्ली से चाहता क्या है, ये जानने के लिए हमें कहानी को आखिर तक देखना पड़ेगा। कहानी आगे बढ़ती है। मूवी का अगला सीन हमें हॉप के घर में लेके जाता है। एल बहुत परेशान है, सुबह हो चुकी है, लेकिन माइक अभी तक एल से मिलने नहीं आया। एल माइक को कॉल करती है, लेकिन माइक एल से झूठ कह देता है कि उसकी नानी बीमार है और उसे उसकी नानी के पास रहना है। एल भी समझ जाती है कि माइक उससे झूठ कह रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि माइक आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। उसे नहीं पता था कि माइक ये सब होप के धमकी की वजह से कर रहा है। ये सब सुन के होप बहुत खुश है, क्योंकि आखिरकार उसका प्लान कामयाब हो गया। वो जॉसी से मिलने के लिए चाहता है और जॉसी को ये बताता है कि अब फाइनली माइक और एल अब एक दूसरे से दूर है, और इस बात की उसे बहुत खुशी है। वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहता है। हॉप अपनी दिल की बात भी जॉसी से बताना चाहता है कि वो जॉसी से कितना प्यार करता है। वो जॉसी को रात में डिनर के लिए बुलाता है और जॉसी मान जाती है। होप बहुत खुश है, लेकिन होप के वहां से जाने के बाद जॉसी ये देखती है कि उसके दुकान के मैग्नेट अचानक जमीन पे गिर रहे हैं। उसे समझ में नहीं आता कितने सारे मैग्नेट एक साथ खराब कैसे हो गए। अब जॉसी के दिमाग में शक आ रहा है, और इन सब से दूर कहानी हमें नैन्सी के पास लेके जाती है। नैन्सी को रात में एक बुरी औरत की कंप्लेन मिली है कि उसके घर में एक शैतानी चूहे हैं। नैन्सी पता करना चाहती है कि ये कहानी क्या है, लेकिन उसे पता है कि उसका हेड टॉम उसे इस बात की इजाजत नहीं देगा, तो इसलिए वो टॉम से झूठ बोल के जोनाथन को लेके उस बुरी औरत के घर की तरफ जा रही है, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसे कोई ऐसी कहानी मिल जाए जो कि उसे एक राइटर बना दे। जहाँ पर एक तरफ नैन्सी परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ डस्टिन भी परेशान था। डस्टिन स्टीव से मिलने के लिए पहुंचता है और डस्टिन को देख के स्टीव बहुत खुश होता है। डस्टिन स्टीव को रशियन मैसेज के बारे में बताता है और वो कहता है कि हमारे देश के ऊपर खतरा है, हम दोनों मिलके ये पता करेंगे कि ये मैसेज कौन भेज रहा है, और उसके बाद हम दोनों पॉपुलर हो जाएंगे। तुम एक बार फिर से पॉपुलर हो जाओगे। स्टीव डस्टिन की मदद करने के लिए मान जाता है। जहाँ पर एक तरफ डस्टिन को उसका दोस्त मिल चुका था, वहीं दूसरी तरफ एल को भी एक साथी की जरूरत थी। वो मैक्स से मिलने के लिए चाहती है। वो मैक्स को सारी बातें बता देती है। मैक्स एल को समझाती है कि माइक तुमसे झूठ कह रहा है, उसे जरूर अपने दोस्तों के साथ खेलना होगा, इसलिए वो तुमसे झूठे मूठे बहाने बना रहा है। और वहाँ दूसरी तरफ माइक के घर में माइक भी बहुत परेशान है। वो लूकस और विल को समझा रहा है कि होप ने उसे धमकी दी है कि अगर वो होप की बात नहीं मानेगा तो वो माइक को एल से हमेशा के लिए जुदा कर देगा, तो इसलिए उसने एल से झूठ कहा। लेकिन अब उसे बहुत पछतावा हो रहा है। वो एल से माफी मांगना चाहता है। लूकस माइक को समझाता है कि चलो हम लोग शॉपिंग करने के लिए चलते हैं, और वहाँ तुम एक अच्छा सा गिफ्ट लेके एल को गिफ्ट में दे देना। और वहाँ दूसरी तरफ मैक्स एल को समझा रही है कि हमें माइक या लूकस की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक साथ घूमते हैं, मजे करते हैं। एल मान जाती है। जहाँ पर एक तरफ एल और माइक अपने अपने रास्ते जा रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ कहानी हमें स्विमिंग पूल की तरफ लेके जाती है। बिल्ली की तबीयत बहुत खराब है, उसे पसीने आ रहे हैं। बिल्ली की वैसी ही हालत है जैसे विल की हालत हुई थी जब माइंड फ्लेयर ने उसके शरीर के अंदर अपना कब्जा कर लिया था। यानी कि एक बात तो साफ है कि अब बिल्ली के अंदर माइंड फ्लेयर का कब्जा है। कैरन बिल्ली से माफी मांगने के लिए आती है, लेकिन बिल्ली का तो मन कर रहा है कि वो कैरन को मार दे, लेकिन वो अपने गुस्से पे काबू करता है। वो बाहर की तरफ आता है, और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि माइंड फ्लेयर या उसका कोई भी शैतान गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्ली को भी गर्मी से नफरत हो रही है। जहाँ पर एक तरफ बिल्ली के रूप में माइंड फ्लेयर फिर से वापस आ गया था, वहीं पर दूसरी तरफ कहानी हमें आइसक्रीम पार्लर की तरफ लेके जाती है, जहाँ पर स्टीव और डस्टिन उस रशियन मैसेज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे। तभी वहाँ रॉबिन आती है और रॉबिन उन्हें ये बताती है कि वो रशियन जानती है, अगर स्टीव उसका काम करे तो वो इस मैसेज को डिकोड कर सकती है। स्टीव और डस्टिन को रॉबिन का साथ मिल चुका था। सब अपने अपने तरीकों से सच को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, और वहाँ नैन्सी और जोनाथन उसी बुरी औरत के घर में पहुंच चुके हैं। वो बुरी औरत नैन्सी को बताती है कि रात से चूहे ने उसके घर में तहलका मचा के रख दिया है। वो उसे दिखाती है कि चूहे ने उसके घर के सारे फर्टिलाइजर यानी कि खाद को खा लिया। नैन्सी और जोनाथन दोनों परेशान हो जाते हैं कि इतने छोटे से चूहे 4-5 बोरा खाद को कैसे खा सकते हैं। तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है। वो बुरी सी औरत उन दोनों को बताती है कि उसने एक चूहे को पकड़ लिया है, और वो उन्हें उस चूहे के पास लेके जाती है, और वो चूहा किसी भी एंगल से मामूली नहीं लग रहा था। नैन्सी समझ चुकी थी कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और इन सब से दूर हॉकिंस के मेयर ऑफिस पे हॉकिंस के छोटे दुकानदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हॉकिंस के
मेयर ने हॉकिंस में मॉल बना दिया, जिसकी वजह से छोटे दुकानदारों की इनकम बहुत कम हो गई। वो अपनी बात मनवाने के लिए मेयर के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मेयर क्लेन ने हॉप को वहां बुलाया है ताकि वो इन लोगों को हटा सके। हॉप ये करना नहीं चाहता, लेकिन उसे मेयर की बात माननी पड़ेगी। इन सब से दूर हमें ये दिखाया जाता है कि मैक्स अब एल को लेके शॉपिंग मॉल पे पहुंच चुकी है। एल कभी भी शॉपिंग मॉल में गई नहीं थी और वो शॉपिंग मॉल को देख के बहुत खुश है। जहां पर एक तरफ एल बहुत खुश थी, वहीं दूसरी तरफ जोनाथन और नैन्सी बहुत परेशान थे। जोनाथन उस चूहे की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि उस चूहे के साथ कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन इससे पहले वो उस चूहे के करीब जा पाता, नैन्सी वहां आ जाती है और नैन्सी जोनाथन से कहती है कि मेरे पास एक और सुराग है। नैन्सी और जोनाथन तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उस चूहे का शरीर फट जाता है। आमतौर पे जिस इंसान का शरीर फटता है वो मर जाते हैं, लेकिन उस चूहे का फटा हुआ शरीर अभी भी जिंदा है और वो कहीं जा रहा है। कहानी एक खूंखार मोड़ की तरफ जाती जा रही है। मूवी का अगला सीन हमें फिर से उल्टी दुनिया में लेके जाता है, जहाँ पर बिल्ली के सामने उसी का रूप लेके माइंड फ्लेयर आया है और माइंड फ्लेयर बिल्ली से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अपनी आर्मी बनाने के लिए। कहानी फिर से हमें प्रेजेंट की तरफ लेके आती है। बिल्ली बहुत डरा हुआ है, उसे बहुत अजीब लग रहा है। उस बेचारे को तो अब तक ये बात भी नहीं पता कि माइंड फ्लेयर ने उसके शरीर पे कब्जा कर लिया है। उसे बहुत गर्मी लग रही है, वो शावर में नहा रहा है। बिल्ली की इस खराब हालत को देख के उसकी साथी हैदर बिल्ली से पूछने के लिए आती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन ये हैदर की जिंदगी की आखिरी गलती थी, क्योंकि बिल्ली हैदर के ऊपर हमला कर देता है। इन सबसे दूर शॉपिंग मॉल में एल और मैक्स बहुत मजे कर रहे हैं और उसी शॉपिंग मॉल में माइक अपने दोस्तों के साथ है। एल के लिए एक गिफ्ट खरीदने की कोशिश कर रहा है। माइक को कोई गिफ्ट तो नहीं मिलता, लेकिन आखिरकार माइक और उसकी दोस्तों की मुलाकात एल और मैक्स से हो जाती है। एल भी समझ जाती है कि माइक उससे झूठ कह रहा था और अब वो माइक के साथ ब्रेकअप कर लेती है। माइक बहुत उदास है, उसका रिश्ता टूट चुका है, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ होप जॉसी के साथ अपना नया रिश्ता बनाना चाहता है। वो रेस्टोरेंट में पहुंच के जॉसी का इंतजार कर रहा है, लेकिन जॉसी वहाँ नहीं आने वाली थी, क्योंकि जॉसी तो प्रोफेसर क्लार्क से मिलने के लिए उसके घर गई है। जॉयस प्रोफेसर क्लार्क से ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या मैग्नेट अपने मैग्नेटिज्म को खो सकते हैं। प्रोफेसर क्लार्क उसे समझाता है कि अगर हम लोग कुछ ज्यादा ही एनर्जी का इस्तेमाल करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, जिसके वजह से मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म खो सकते हैं। क्लार्क कहता है कि इतनी ज्यादा एनर्जी कोई क्यों इस्तेमाल करेगा, लेकिन जॉयस अब समझ चुकी है कि ये एनर्जी जरूर उल्टी दुनिया के दरवाजे को फिर से खोलने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। जहाँ पर एक तरफ जॉसी को कुछ सुराग मिल चुका था, वहीं दूसरी तरफ स्टीव और उसके साथियों को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। वो इस मैसेज को डिकोड नहीं कर पा रहे थे। तभी स्टीव का ध्यान मॉल के एक म्यूजिक पे जाता है और उसे याद आता है कि उस रशियन मैसेज में भी ऐसी एक धुन थी, यानी कि उस मैसेज को इस मॉल के आसपास ही रिकॉर्ड किया गया है। स्टीव और उसके दोस्तों को थोड़ी बहुत कामयाबी मिल रही थी और इन सब से दूर होप अब जॉयस का इंतजार करते करते थक गया था। वो अब समझ चुका था कि जॉयस उसे मिलने के लिए नहीं आएगी, लेकिन होप को तो पता भी नहीं था कि शहर में चल क्या रहा है। मूवी का अगला सीन हमें बिल्ली के पास लेके जाता है, जो कि हैदर को लेके उसी फैक्ट्री में गया है। हैदर बहुत डर रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि बिल्ली उसके साथ करना क्या चाहता है। बिल्ली हैदर को कहता है कि हिलने की कोशिश मत करना, ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और उसके बाद माइंड फ्लेयर नाम का वो शैतान वहां पर आ जाता है। लेकिन अब आइए शुरू करते हैं एपिसोड 3। एपिसोड 3 की शुरुआत में कहानी हमें होप के घर लेके जाती है। 11 को अब माइक की बहुत याद आ रही है, लेकिन मैक्स 11 को समझाती है कि माइक भी उसे याद कर रहा होगा, वो रो रहा होगा और वो बहुत जल्द आके 11 से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेगा। 11 के दिमाग में एक प्लान आता है। वो सोचती है क्यों ना मैं अपनी शक्तियों की मदद से ये देखूं कि माइक और उसके दोस्त क्या कर रहे हैं। मैक्स को 11 का ये प्लान बहुत पसंद आता है और उसके बाद 11 अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये देखने की कोशिश करती है कि माइक क्या कर रहा है, और वो ये देखती है कि माइक और लूकस 11 और मैक्स की बुराई कर रहे हैं और कुछ अजीब गरीब हरकतें कर रहे हैं। ये देख के 11 को बहुत हंसी आती है और उसी वक्त वहां पर होप आता है। होप जो कि बहुत उदास था क्योंकि जॉसी उससे आज होटल में मिलने नहीं आई थी। होप को ऐसा लगता है कि शायद माइक 11 के साथ है, लेकिन वो ये देखता है कि 11 के साथ मैक्स है। 11 होप से कहती है कि मैक्स आज रात हमारे घर में रुकेगी और होप मान जाता है। होप को तो पता नहीं था कि वो दोनों क्या करने वाली है। वो दोनों प्लान बनाती है कि वो 11 की शक्तियों की मदद से सबके पास जाएंगी और देखेंगी कि कौन क्या कर रहा है। वो दोनों सबका नाम एक चिट पे लिख के स्पिन द बॉटल करती है और नाम आता है बिल्ली का। वो लोग फैसला करती है कि 11
11 अब ये देखेगी कि बिल्ली क्या कर रहा है, लेकिन 11 को पता नहीं था कि जो बात वो लोग मजाक में कर रहे थे वो कितनी सीरियस होने वाली है। 11 अपनी शक्तियों से बिल्ली के पास जाती है और वो ये देखती है कि बिल्ली हैदर को लेके एक फैक्ट्री में गया हुआ है। याद है ना आपको एपिसोड 2 की कहानी, जब बिल्ली हैदर को लेके माइंड फ्लेयर के पास गया था। बिल्ली को ये सब करता हुआ देख के 11 डर जाती है, लेकिन डरने की और भी ज्यादा बात ये थी कि बिल्ली 11 को महसूस कर रहा था और बिल्ली नहीं चाहता था कि 11 माइंड फ्लेयर को देखे, तो इसलिए बिल्ली वहां से गायब हो जाता है। 11 बहुत डर जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर बिल्ली ने उसे खुद को देखने से कैसे रोका। 11 और मैक्स को पता नहीं था कि वो दोनों ने अनजाने में आखिर क्या देख लिया है। अगली सुबह कहानी का अगला सीन हमें माइक के घर में लेके जाता है। माइक और लूकस बहुत उदास है क्योंकि मैक्स और 11 ने उन दोनों से ब्रेकअप कर लिया, लेकिन उन दोनों से अलग विल ये चाहता है कि मैक्स, विल और लूकस फिर से बचपन की तरह खेलना शुरू करे, लेकिन उन दोनों का मन तो खेल में है ही नहीं। इन सब से दूर होप अब उठ चुका है और होप अभी भी बहुत नाराज है। तभी जॉयस उसके घर आती है। जॉयस बहुत परेशान है। वो होप को समझाने की कोशिश करती है कि कल रात वो उससे इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि उसके घर का और दुकान का मैग्नेट अचानक खराब हो गया। और जब उसने ये पता करने की कोशिश की कि अचानक सारे मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म क्यों खो रहे हैं, तो उसे पता चला कि कोई बहुत बड़ी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है और उसे शक है कि इतनी बड़ी एनर्जी उल्टी दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। होप जॉयस को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जॉयस को अब उस लैब में जाके चेक करना है। होप जॉयस को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जॉयस अब उस लैब की तरफ जा रही है और मजबूरी में होप को भी जॉयस के साथ जाना पड़ता है। जहाँ पर एक तरफ जॉयस मैग्नेट का राज पता करने के लिए फैक्ट्री जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ एल मैक्स को लेके बिल्ली के फ्लैट में गई है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि बिल्ली कुछ ना कुछ तो गलत जरूर कर रहा है। वो दोनों बिल्ली के फ्लैट की तलाशी लेते हैं। वहाँ उन्हें बाथटब में बर्फ के टुकड़े मिलते हैं। 11 को शक हो रहा है कि बिल्ली को अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है, लेकिन मैक्स ये कहती है कि बिल्ली एक्सरसाइज करता है इसलिए शायद उसे गर्मी लग रही हो। लेकिन उसके बाद फिर 11 को एक लाइफ गार्ड का पाउच मिलता है और हम तो जानते हैं कि वो पाउच और किसी का नहीं बल्कि हैदर का है। अब मैक्स को भी बिल्ली के ऊपर शक हो रहा है। इन सब से दूर नैन्सी और जोनाथन अपनी स्टोरी को लेके टॉम के पास जा रहे। नैन्सी को पूरा यकीन है कि टॉम उसकी कहानी पे यकीन करेगा कि हॉकिंस शहर में चूहों को कुछ हो गया है। वो फर्टिलाइजर की बोरी खाए जा रहे हैं और वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। नैन्सी चाहती है कि ये स्टोरी पब्लिश हो ताकि उन चूहों की जांच हो, पता लग सके कि हॉकिंस में आखिर हो क्या रहा है। लेकिन नैन्सी की बात सुन के टॉम और उसके चमचे नैन्सी का मजाक उड़ाते हैं और उसकी कहानी छापने से मना कर देते हैं। जहाँ पर एक तरफ नैन्सी के हाथ कोई सबूत नहीं लगा, वहीं दूसरी तरफ आइसक्रीम पार्लर में स्टीव और डस्टिन को ये पता चल चुका था कि वो रशियन मैसेज यही मॉल से भेजा जा रहा है, यानी कि जिस रशियन ने ये मैसेज भेजा है वो अभी भी मॉल में होगा। वो लोग उस रशियन को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो उन्हें मिलेगा, आइए जानते हैं। जहाँ पर एक तरफ डस्टिन स्टीव के साथ मिलके अपने शहर को बचाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त यानी कि विल, लूकस और माइक एक साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे। विल का ध्यान तो खेल में था, लेकिन लूकस और माइक का ध्यान मैक्स और 11 में था। विल को ये बात पसंद नहीं आती। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके दोस्त माइक और लूकस उस पे ध्यान नहीं दे रहे। वो वहां से जाने लगता है। माइक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विल अब बहुत नाराज हो चुका है। बहुत तेज बारिश हो रही है और विल वहां से चला जाता है। कहानी का अगला सीन हमें पुल के पास लेके जाता है, जहाँ पर माइक और एल उस लाइफ गार्ड के पाउच के बारे में पता करने गए कि ये पाउच आखिर है किसका। वहाँ के गार्ड तो उसे कुछ नहीं बताते, लेकिन 11 अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये पता कर लेती है कि ये पाउच हैदर का है। अब उसे पता करना था कि हैदर है कहाँ। वो हैदर की तस्वीर लेके बाथरूम में जाती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हैदर तक पहुँचने की कोशिश करती है। वो देखती है कि हैदर एक बाथटब में और वो चिल्ला रही है कि प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन इससे पहले 11 कुछ और पता कर पाती हैदर वहां से चली जाती है। इतना तो 11 को समझ में आ चुका है कि हैदर की जान खतरे में है और शायद ये सब बिल्ली की वजह से हुआ है। जहाँ पर एक तरफ 11 को सुराग मिल गया था, वहीं दूसरी तरफ जॉयस और होप उस मनुष्य लैब में पहुंच चुके थे। वही लैब जहाँ से ये सारी कहानी शुरू हुई। उस लैब को देख के जॉयस को अभी भी पॉप की याद आ रही है। पॉप उसे छोड़ के यहीं से चला गया था,
लेकिन होप जॉयस को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दोनों पूरे लैब की तलाशी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ होप और जॉयस ही नहीं थे जो कि राज का पता करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ स्टीव, डस्टिन और रॉबिन भी रशियन मैसेज को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो रशियन मैसेज बहुत अजीब था। सिल्वर बिल्ली का पीछा करो, चाइना की तरफ जाओ। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा मैसेज है, लेकिन तभी रॉबिन के पास एक डिलीवरी बॉय आता है। ये डिलीवरी बॉय मॉल में ही काम करता था और उस डिलीवरी बॉय की शर्ट पे एक सिल्वर कैट बनी हुई है। वो समझ जाती है कि कुछ हो ना हो ये मॉल के डिलीवरी बॉय ही इस मॉल में कुछ इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। जहाँ पर एक तरफ रॉबिन ने मैसेज को डिकोड कर दिया था, वहीं पर दूसरी तरफ नैन्सी अभी भी बहुत परेशान है। नैन्सी जोनाथन से कहती है कि हमें टॉम को सबूत दिखाना पड़ेगा और हमारे पास सबूत है। वो बुरी औरत ने जो चूहे को पकड़ा था वो हमारा सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। हम उस चूहे का टेस्ट करवा सकते हैं। हमें उस औरत के पास दोबारा जाना पड़ेगा। जोनाथन मान जाता है। एक तरफ नैन्सी और जोनाथन सबूत लेने के लिए उसी बुरी औरत के पास जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जॉयस और होप उस लैब में चारों तरफ सबूत की तलाश में भटक रहे हैं। ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं हॉकिंस में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही। वो दोनों सब कुछ तलाश कर रहे हैं और बातों ही बातों में होप जॉसी को ये बता देता है कि उसे पता है कि जॉसी अपने घर को बेच के अपने परिवार के साथ यहाँ से दूर जा रही है। होप जॉसी को समझाने की कोशिश करता है कि हॉकिंस छोड़ के मत जाओ, लेकिन इससे पहले जॉसी और होप के बीच में कोई और बात हो पाती, उन दोनों को एक आहट आती है और अब होप ये समझ चुका है कि उनके अलावा भी यहाँ पर कोई और है। होप एक दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है और वहाँ दूसरी तरफ माइक और लूकस विल को खोज के मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि विल जंगल में है। विल को अपनी पुरानी दोस्ती की दिन याद आ रहे हैं कि कैसे वो सब दोस्त एक साथ रहते थे, लेकिन अब वो सब अलग अलग हो गए। विल को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो बहुत रो रहा है। जहाँ पर एक तरफ विल बहुत तकलीफ में था, वहीं दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन उस बुरी औरत के घर में पहुंच चुके थे। वो उस बुरी औरत को बहुत आवाज देते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आती। नैन्सी और जोनाथन अंदर की तरफ घुसते हैं। उन्हें बेसमेंट की तरफ से कुछ आवाजें आ रही है। वो बेसमेंट की तरफ जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि वो बुरी औरत फर्टिलाइजर को खा रही है और वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रही। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता था कि इस बुरी औरत को भी माइंड फ्लेयर ने अपना गुलाम बना लिया है। इन सबसे दूर वहाँ मॉल में स्टीव, डस्टिन और रॉबिन रशियन मैसेज को डिकोड करते हुए ये समझ गए थे कि वो डिलीवरी बॉय जहाँ पर जाएगा, यानी कि मॉल के पीछे वाले हिस्से में, वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है। वो पीछे वाले हिस्से में जाते हैं तो उनका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बॉक्सेस की डिलीवरी हो रही है और वहाँ पर रशियन सोल्जर है। वो ये तो समझ चुके हैं कि वहाँ घुसना इतना आसान नहीं है। अब वो क्या करेंगे उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन बस स्टीव, डस्टिन और रॉबिन ही नहीं बल्कि वहाँ दूसरी तरफ होप भी फंस चुका था, क्योंकि अचानक होप के ऊपर एक आदमी हमला कर देता है और वो आदमी कोई मामूली नहीं बल्कि वही रशियन सोल्जर है जिसने एपिसोड 1 में उस साइंटिस्ट को मारा था। होप उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन होप उसे रोक नहीं पाता। वो सोल्जर होप को घायल करके वहाँ से बाइक में भाग जाता है। जॉसी होप को बचा लेती है, लेकिन जॉसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन था। जहाँ पर एक तरफ सब कोई नाकामयाब हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मैक्स और 11 हैदर के घर गई है। वो हैदर के घर जाती है जहाँ पर पहले से बिल्ली है और वहाँ पर हमें हैदर के पापा भी दिखाए जाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि नैन्सी के बॉस टॉम है। 11 बिल्ली को देख के चौंक जाती है और बिल्ली भी 11 को देख के डर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो 11 को पहले से जानता है, और जाने भी क्यों ना, बिल्ली के अंदर तो माइंड फ्लेयर ही है जिसे 11 ने मारा था और यहाँ से भगा दिया था। वो कैसे जिंदा है, वो कैसे बिल्ली के अंदर चला गया, ये तो हमें आगे की कहानी ही बताएगी। 11 और मैक्स वहाँ हैदर से मिलने के लिए आए हैं और वो दोनों ये देख के चौंक जाते हैं कि हैदर तो बिल्कुल सही है, वो बिल्ली के साथ खुश है। मैक्स 11 को कहती है कि जरूर तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। 11 मैक्स के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये उनकी कोई गलत फहमी नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में बिल्ली और हैदर के मॉम और डैड पे हमला करके उन दोनों को बेहोश कर देते हैं। हैदर को देख के भी ऐसा लग रहा था कि अब माइंड फ्लेयर ने हैदर के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन वो चाहता क्या है, वो इन सबको बेहोश क्यों कर रहा है, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। और इन सब से दूर माइंड फ्लेयर के आने का एहसास विल को भी हो चुका था। कहानी
कहानी अब एक खूंखार मोड़ की तरफ बढ़ती जा रही है। अब शुरू करते हैं एपिसोड 4 की कहानी। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि मैक्स 11 को समझा रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन 11 अभी भी मैक्स से ये कह रही है कि उसने हैदर को देखा था, हैदर उससे मदद मांग रही थी। मैक्स 11 को समझाती है कि हम दोनों ने हैदर को उसके घर में देखा है, वो बिल्कुल ठीक है। 11 मैक्स को कहती है कि क्या तुमने बिल्ली को देखा? बिल्ली कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन मैक्स 11 को कहती है कि बिल्ली पहले से ऐसा है। और अब मैक्स के काफी समझाने के बाद 11 मान जाती है, लेकिन उन बेचारियों को ये नहीं पता था कि जो 11 सोच रही है वो बिल्कुल सही है। इन सब से दूर कहानी हमें नैन्सी और जोनाथन के पास लेके जाती है। वो दोनों उस बुरी औरत के पास गए और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो औरत अब एक नॉर्मल इंसान नहीं रही है, वो एक शैतान बन चुकी है। एम्बुलेंस में उस औरत को ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस उसी फैक्ट्री से पार होती है और तब वो औरत चिल्लाने लगती है, मुझे अंदर जाना है। सबको लगता है कि शायद उस बुरी औरत को दौरा पड़ रहा है, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है। फैक्ट्री के अंदर बिल्ली और हैदर के मॉम डैड यानी कि टॉम और उसकी बीवी को कैद कर दिया है। टॉम अपनी बेटी हैदर को समझाता है कि ये लड़का बिल्ली तुमसे जो कुछ भी कह रहा है वो प्लीज मत करो, लेकिन अब हैदर भी नॉर्मल इंसान नहीं रही है। हम सब तो जानते हैं कि माइंड फ्लेयर ने इन सब के ऊपर काबू कर लिया है और अब माइंड फ्लेयर टॉम और उसकी बीवी के लिए भी आ रहा है। टॉम और उसकी बीवी माइंड फ्लेयर को देखती हुई दोनों बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। क्या कर रहा है माइंड फ्लेयर इन सब के साथ, ये सब जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगली सुबह कहानी हमें होप के घर में लेके जाती है। होप को अब होश आ चुका है। होप जॉयस से पूछता है कि क्या तुमने उस आदमी को देखा था जिसने मुझ पे हमला किया? जॉयस उसे बताती है कि मैंने उसे तो नहीं, लेकिन मैंने उसकी बाइक को देख लिया है। हॉकिंस जैसे शहर में इतनी मॉडर्न बाइक, होप समझ जाता है कि वो बाइक उसने कहाँ देखी थी। अब होप और जॉयस को एक सुराग मिल चुका है और वहाँ दूसरी तरफ विल अपने दोस्तों को बता देता है कि उसे माइंड फ्लेयर के आने का एहसास हो रहा है। माइंड फ्लेयर एक बार फिर से आ चुका है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि माइंड फ्लेयर यहाँ पर कैसे आ सकता है। उल्टी दुनिया का दरवाजा तो एल ने बंद कर दिया था, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? अब उन्हें चेक करना पड़ेगा कि कहीं माइंड फ्लेयर सच में तो जिंदा नहीं। लूकस मैक्स और 11 को भी बुला लेता है। सब अपने अपने तरीके से सच की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पर एक तरफ विल और उसके दोस्त माइंड फ्लेयर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन बहुत परेशान थे। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस औरत के साथ हुआ क्या। और उसके बाद हमें वहाँ पर टॉम दिखाया जाता है। टॉम भी उस फैक्ट्री से माइंड फ्लेयर का गुलाम बन के वापस आ चुका है और अब टॉम नहीं चाहता कि नैन्सी या जोनाथन उसके रास्ते तक पहुंचे। टॉम नैन्सी और जोनाथन को नौकरी से निकाल देता है। माइंड फ्लेयर को ऐसा लग रहा था कि उसने जोनाथन और नैन्सी को अपने रास्ते तक पहुंचने से रोक दिया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि नैन्सी का भाई भी अपने दोस्तों के साथ उसके रास्ते तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले विल और उसके दोस्तों को ये पता करना था कि माइंड फ्लेयर अभी भी इस दुनिया में कैसे है। विल सबको ये समझाता है कि याद करो, माइंड फ्लेयर का एक हिस्सा मेरे अंदर था और जिस रात 11 उल्टी दुनिया के दरवाजे को बंद कर रही थी, उसी वक्त वो हिस्सा मेरे अंदर से बाहर निकला। लेकिन सोचो, अगर मुझसे निकला हुआ माइंड फ्लेयर का वो हिस्सा उल्टी दुनिया के दरवाजे के उस पार ना जा पाए तो कहीं उसके पहुंचने से पहले उल्टी दुनिया का दरवाजा 11 ने बंद कर दिया हो तो फिर क्या होगा? तो सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि वो हिस्सा इसी दुनिया में रह गया होगा। उसके बाद भी सबके दिमाग में एक सवाल और है कि जब उल्टी दुनिया का दरवाजा बंद हो गया था तो यहाँ पर जितने भी शैतान थे या फिर खुद माइंड फ्लेयर का हिस्सा भी, वो सब खत्म हो गए थे। तो फिर दोबारा माइंड फ्लेयर का हिस्सा कैसे जाग गया? इन सवाल का जवाब विल के पास तो नहीं, लेकिन हमारे पास है। याद कीजिए एपिसोड 1, रशियन सोल्जर्स ने उल्टी दुनिया के दरवाजे को थोड़ा बहुत खोल दिया था और इसी की वजह से माइंड फ्लेयर का वो हिस्सा अब जिंदा हो गया और जिंदा होने के बाद उसने बिल्ली और बाकी सब लोगों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। ये सारी बात विल को तो नहीं पता, लेकिन उन्हें इतना तो समझ में आ चुका है कि माइंड फ्लेयर फिर से जाग चुका है और उसने किसी और को अपने काबू में ले लिया है। ये सारी बातें सुनकर 11 को बिल्ली के ऊपर शक होता है और अब 11 और उसके दोस्त बिल्ली के ऊपर नजर रखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं थे जो कि सच के बहुत करीब थे, क्योंकि वहाँ दूसरी तरफ होप और जॉयस मेयर के ऑफिस पहुंचते हैं। होप को याद आ जाता है कि उसने मेयर के पास वैसी बाइक देखी थी। वो बाइक वाला आदमी मेयर से मिलने के लिए आता था। होप मेयर से पूछने की कोशिश करता है, मेयर मना करता है और उसके बाद होप मेयर को मजबूर कर देता है सच बताने के लिए। मेयर होप को सच बताता है कि ये आदमी वही आदमी है जिसने उस मॉल को खरीदा था। वो लोग मॉल और मॉल की आसपास की जमीन खरीदना चाहते थे और मैंने उन लोगों की मदद की। होप को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग इतनी जमीन क्यों खरीद रहे हैं, लेकिन जॉयस को सब
कुछ समझ आ चुका है कि वो लोग इतनी जमीन सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं ताकि वो लैब बना सके और एनर्जी का इस्तेमाल कर सके और एनर्जी के इस्तेमाल से उल्टी दुनिया का दरवाजा खोल सके। होप और जॉयस मेयर को लेके उसके घर जा रहे हैं ये पता करने के लिए कि उन लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी है। इन सबसे दूर आइसक्रीम पार्लर में स्टीव और उसके दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा कि वो मॉल के उस हिस्से में कैसे पहुंचे और कैसे जाने कि उस बॉक्स में आखिर है क्या। तभी रॉबिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। रॉबिन मॉल का मैप निकालती है और कहती है कि हम वेंटिलेटर का इस्तेमाल करके मॉल के उस कोने तक जा सकते हैं, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, वेंटिलेटर बहुत छोटा है, उसके अंदर आखिर कौन जाएगा। लेकिन रॉबिन को इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मिल गया था। एक तरफ रॉबिन और उसकी टीम कामयाबी की तरफ बढ़ रही थी और वहाँ दूसरी तरफ माइक और उसके दोस्त बिल्ली के ऊपर नजर रख रहे हैं, लेकिन वो पता कैसे करे कि बिल्ली माइंड फ्लेयर का शिकार है या फिर नहीं। माइक के दिमाग में एक प्लान है। माइक प्लान बनाता है कि जब स्विमिंग पूल बंद हो जाएगा तो हम बिल्ली को मजबूर करके सोनाबाद के रूम में बंद कर देंगे। हम लोग तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि माइंड फ्लेयर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अगर बिल्ली के अंदर माइंड फ्लेयर है तो वो भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और फिर उसे बिल्ली के अंदर से निकलना पड़ेगा और हमें पता चल जाएगा कि बिल्ली माइंड फ्लेयर का होस्ट है या फिर नहीं। सब कोई मान जाते हैं। माइक और विल का प्लान तैयार हो चुका था और वहाँ दूसरी तरफ आइसक्रीम पार्लर में रॉबिन और उसकी साथी लूकस की बहन एरिका से बात कर रहे हैं। एरिका वहाँ पर रोज आती थी और रॉबिन एरिका से कहती है कि तुम वेंटिलेटर में घुस सकती हो। एरिका उनकी बात मान जाती है, लेकिन बदले में एरिका को पूरे साल का आइसक्रीम फ्री चाहिए। वो लोग एरिका की डिमांड मान लेते हैं। अब सब कोई अपने अपने प्लान में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी किसे मिलेगी आइए जानते हैं। इन सबसे दूर हमें ये दिखाया जाता है कि नैन्सी और जोनाथन के बीच में लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि जोनाथन ने नैन्सी को उस बुरी औरत के घर में जाने से मना किया था। नैन्सी बहुत उदास है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जहाँ पर एक तरफ नैन्सी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, वहीं दूसरी तरफ होप और जॉयस मेयर को लेके उसके घर जाते हैं और उन्हें उन सारी प्रॉपर्टी का नाम पता चल जाता है जिन प्रॉपर्टी को उन मॉल वालों ने खरीदा था। अब वो दोनों मेयर को उसके घर में बांध के सारी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए जा रहे हैं कि किस प्रॉपर्टी में गड़बड़ी हो रही है। जहाँ पर एक तरफ होप और जॉयस का प्लान लगभग सक्सेसफुल हो गया था, वहीं दूसरी तरफ विल और उसके दोस्त बिल्ली को फंसाने का पूरा प्लान बना लेते हैं। किस्मत हॉकिंस शहर में बहुत मेहरबान थी क्योंकि सबको कामयाबी लगभग मिल रही थी। वहाँ दूसरी तरफ आइसक्रीम पार्लर में एरिका वेंटिलेटर की मदद से उस दूसरे इलाके में घुस जाती है और वहाँ के दरवाजे को खोल देती है। अब स्टीव, रॉबिन और डस्टिन उस मॉल के दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे ये चेक करने के लिए कि वहाँ पर डब्बों के अंदर क्या है। और वहाँ डस्टिन के दोस्त विल और माइक अब बिल्ली को फंसाने का इरादा बना चुके हैं। वो बिल्ली को परेशान करना शुरू करते हैं, बिल्ली को चैलेंज करते हैं। बिल्ली को बहुत गुस्सा आ रहा है। माइक और उसके दोस्त एक पुतले में रेडियो को बांध के उस पुतले को सोनाबाद रूम में बैठा देते हैं। बिल्ली को ऐसा लगता है कि शायद उसका शिकार सोनाबाद रूम में है, लेकिन जब वो उस कमरे में जाता है तो उसी वक्त 11 वहाँ पर आके बिल्ली को अंदर बंद कर देती है और अब वो उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो जो बिल्ली के साथ कर रहे हैं वो बिल्ली से कनेक्टेड हर एक होस्ट के साथ हो रहा है, उस बुरी औरत के साथ भी। हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी एक बार फिर से सबूत इकट्ठा करने के लिए हॉस्पिटल गई है, उस बुरी औरत से बात करने के लिए कि आखिर उसे हुआ क्या। लेकिन वो जैसी उस औरत के करीब पहुंचती है तो देखती है कि वो औरत तड़प रही है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सबसे पहला होस्ट बिल्ली तड़प रहा था, तो उससे जुड़ा हुआ जो भी होस्ट था, चाहे वो टॉम हो, वो बुरी औरत हो या फिर हैदर, सब तड़पेंगे। बिल्ली तड़प रहा है, बिल्ली चिल्ला रहा है कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन अभी तक उसके अंदर का माइंड फ्लेयर बाहर नहीं निकला है। इन सबसे दूर स्टीव और उसके साथी उस बॉक्स तक पहुंच जाते हैं और उस बॉक्स में उन्हें एक हरा केमिकल मिलता है, लेकिन इससे पहले वो उस कमरे से बाहर निकल पाते वो कमरा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और वो कोई कमरा नहीं बल्कि एक लिफ्ट था और लिफ्ट अब नीचे की तरफ जा रहा है। जहाँ पर एक तरफ स्टीव और उसके दोस्त फंस चुके थे, वहीं दूसरी तरफ बिल्ली को बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही थी, बिल्ली का गुस्सा उसके सर पे चढ़ता जा रहा था और अब माइंड फ्लेयर का गुस्सा उसकी चरम सीमा पे पहुंच चुका था। वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस दरवाजे को तोड़ देता है। 11 माइंड फ्लेयर यानी कि बिल्ली को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब बिल्ली को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो 11 को मारने वाला है, तभी माइक बीच में आ जाता है और अब बिल्ली माइक
को भी मारने वाला है। लेकिन 11 अपने दोस्तों को कहाँ कुछ होने देगी। वो अपनी ताकत का एक जरा इस्तेमाल करके बिल्ली को उस कमरे से बाहर फेंक देती है। बिल्ली समझ जाता है कि वो अकेले 11 के सामने नहीं टिकेगा। वो वहाँ से भाग जाता है। अब तो 11 और उसके दोस्तों को यकीन हो चुका है कि बिल्ली ही माइंड फ्लेयर है। और वहाँ बिल्ली हैदर के पास पहुँचता है और हैदर को कहता है कि 11 मुझे दोबारा मार सकती है, वो हम सबको खत्म कर सकती है। हैदर बिल्ली को समझाती है कि अब हम अकेले नहीं हैं। और बिल्ली और हैदर देखते हैं उनके साथ कई सारे लोग हैं जिनको माइंड फ्लेयर ने अपना गुलाम बनाया था। अब माइंड फ्लेयर की एक आर्मी तैयार हो चुकी है 11 को मारने के लिए। लेकिन क्या वो 11 को मार पाएगी, ये जानने के लिए एपिसोड 5 का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।